हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद एसके। इस चैनल पर अब एक नई शुरुआत की जा रही है जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट की है। ठीक है, अब मैथ के सब्जेक्ट के बाद हम लोग इस चैनल पर इंग्लिश का शुरुआत करने जा रहे हैं। इंग्लिश में आप लोगों को पूरा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग इस सीरीज में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग को जरूर ही सफलता हासिल होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, या इसको आप लोग इंट्रोडक्शन कह लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश को लिखने के लिए हम लोगों को बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले इंग्लिश में जो होता है, कोई भी वर्ड को समझने के लिए, मतलब कोई भी सेंटेंस को समझने के लिए हमको कोई वर्ड को समझना पड़ेगा उससे पहले। ठीक है, और वर्ड्स को समझने के लिए हमको लेटर्स को समझना पड़ेगा। ठीक, और लेटर्स जो होता है उसी को हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं। ठीक है, तो लेटर और अल्फाबेट्स भी एक तरह में अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हुए सारा चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेटर क्या होता है, लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो लेटर होता है, लेटर होता है ए बी सी डी, ठीक है, जेड तक, ये सभी क्या है, लेटर कहलाएंगे। ठीक है, ये कहलाएंगे लेटर। ठीक, और इसी के अपोजिट इन सारे को अगर ग्रुप कर दिया जाए, ग्रुप्ड बना दिया जाए, ए से लेकर जेड तक को एक कंप्लीट अरेंज्ड मैनर में, तो इसी ग्रुप्ड को बोलेंगे हम लोग अल्फाबेट। ठीक, देखिए लेटर्स क्या हुआ, हर एक इंडिविजुअल जो अल्फाबेट होता है उनको हम लोग लेटर्स कहेंगे। ठीक है, यानी ए टू जेड में से सिर्फ ए को अगर बाहर करें तो वो लेटर्स कहलाएगा, सिर्फ डी को बाहर कर लेंगे तो वो भी एक लेटर्स कहलाएगा। ठीक, लेकिन अल्फाबेट उसी को कहेंगे जब हम लोग ए से जेड तक को ए बी सी डी एक अरेंज्ड मैनर में कंप्लीट ग्रुप को ले लेंगे, तभी अल्फाबेट कहेंगे उसको। ठीक है, और एक चीज ये देखिए, लेटर्स हम लोग लेटर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और अल्फाबेट को हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, ना कि अल्फाबेट्स। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट एक ग्रुप है, सिंगल ग्रुप। ठीक है, तो सिंगल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर, इसलिए अल्फाबेट्स होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स नहीं होगा। ठीक है, और ये लेटर्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि लेटर्स बहुत सारा होता है, ए बी सी डी ई एफ एल एम जो भी है सारा लेटर्स है। ठीक है, इसलिए लेटर्स प्लूरल फॉर्म में आता है और अल्फाबेट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि लेटर्स को मिलाकर वर्ड बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए, लेटर्स प्लस लेटर्स ये सभी मिलके बनते हैं क्या, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स जैसे कैट, डॉग, एलिफेंट, जिराफ, जीन्स, पैंट, ये सारा क्या है, वर्ड है। तो ये वर्ड्स कहां से आए, लेटर्स के अरेंजमेंट को हम लोग वर्ड कहते हैं, लेकिन वर्ड उसी को कहेंगे जब इसका एक मीनिंगफुल सेंस आए, मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, तो वर्ड्स कब कहेंगे, जब लेटर का अरेंजमेंट एक मीनिंगफुल सेंस देगा तो उसे हम लोग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी लेटर्स को मिला दिया जाए, ग्रुप्ड कर दिया जाए, लेकिन उसका मीनिंग जो है आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, तो उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। ठीक है, और तो इतना आपको समझ में आ गया। तो जिसका मीनिंग नहीं आता है, ठीक है, मीनिंगलेस होता है जो, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, वर्ड्स। वर्ड्स जो होता है, वर्ड्स के अरेंजमेंट को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। ठीक, सिमिलरली वर्ड्स के सेंटेंस को हम लोग, वर्ड्स के अरेंजमेंट को सेंटेंस कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये एक मीनिंगफुल सेंस दे। ठीक है, तो वर्ड्स के अरेंजमेंट को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन कब, जब ये एक मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, और
वर्ड्स के ही अरेंजमेंट को हम लोग फ्रेज भी कहते हैं और इसका मीनिंग नॉट कंप्लीट। ओके, समझ में आया आप लोग को कि वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस तब कहेंगे जब वो एक मीनिंगफुल सेंस देगा तब, लेकिन अगर वो एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है तो उसे फ्रेज कहेंगे। ठीक है, फ्रेज देखिए ये लेटर वाला वर्ड को हम लोग फ्रेज नहीं, लेटर कॉम्बिनेशन करके सिर्फ वर्ड बनाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ड, वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो वर्ड वर्ड क्या होता है? जो एक ग्रुप ऑफ लेटर है जो आपको एक मीनिंगफुल सेंस या कंप्लीट सेंस दे, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक, अगर वर्ड के ग्रुप को मिला दिया जाए तो क्या क्या चीज बन सकता है इसको देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड को अगर मिलाया जाए तो आपका फर्स्ट फ्रेज बनता है। ठीक है, फ्रेज को आपको बताएं अभी हम। फ्रेज क्या होता है? जो इनकम्प्लीट सेंस दे। ठीक है, जो कंप्लीट सेंस दे दे उसे हम लोग क्या कह देंगे? उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। चलिए, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स फ्रेज। ठीक है, और नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स ऑल्सो क्लाउज। ठीक है, क्लाउज भी बनाता है ग्रुप ऑफ वर्ड। अब क्लाउज क्या होता है? क्लाउज हम लोग को आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए क्लाउज उसको कहेंगे जब सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। तो अगर एक ही सब्जेक्ट में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट मिल गया तो उसे हम लोग क्लाउज कहते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सेंटेंस कब कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को? जब वो एक कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, और एक अरेंजमेंट उसका एक सही हो। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है क्या? एक कंप्लीट सेंस कब होता है? जब उसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और फुल स्टॉप हो लास्ट में। ठीक है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट एक हो और सिर्फ एक वर्ब हो तो वो एक क्लाउज कहलाएगा। इसी में अगर हम लोग इसमें आगे फुल स्टॉप भी लगा देंगे तो वो एक क्या होगा? कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यही स्ट्रक्चर कहलाता है, यानी वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है एक सेंटेंस में, वही उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए ये उसी का स्ट्रक्चर हुआ। किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको सेंटेंस को सब्जेक्ट लिखना होता है, देन वर्ब लिखना होता है, और थर्ड में आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जैसे राम एक आम खा रहा है। ठीक है, यानी राम एक आम खा रहा है। ठीक, चलिए अब अगर आप क्या कीजिएगा, हिंदी को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा बिना स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो मान लीजिए अभी आप स्ट्रक्चर नहीं पता। ठीक है, मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप क्या कीजिएगा? राम का राम उतार दीजिएगा, एक का ए उतार दीजिएगा, आम का मैंगो उतार दीजिएगा, और रहा है खा रहा है एक वर्ब है तो इज ईटिंग लगा दिए आप। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो गलत क्यों होगा? क्योंकि हिंदी को हूबहू आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि सेंटेंस लिखने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां लेकिन आप क्या हुआ है गलती? सब्जेक्ट तो आप पहले रख दिए राम, ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से वर्ब आना चाहिए, यानी वर्ब ये वाला है, लेकिन आप क्या ले आए हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये इसलिए गलत हो गया। तो इसका सही क्या होगा? राम इज ईटिंग अ मैंगो, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए, लड़की नाच रही है। ठीक है, तो लड़की नाच रही है। अब अगर आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लड़की क्या है? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख दिए आप द गर्ल। ठीक है, अब नाच रही है, नाच रही है ये सीधा वर्ब है। ठीक है, तो नाच रही है यानी इज डांसिंग, तो द गर्ल इज डांसिंग। यहाँ कोई भी आपके पास अदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना ही चाहिए किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए, और बाद में फुल स्टॉप तो देख ही रहे हैं आप। ठीक, चलिए, तो ये समझ में आया आपको।
अब देखिए एक चीज आपको जो समझना है, देखिए तो यही बता रहे थे आपको सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यानी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक। तो आपको बताएं किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट होता है क्या, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, ठीक। दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रीडिकेट, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट, ठीक है। अब समझना है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता क्या है, ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। और प्रीडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो होता है प्रीडिकेट, ठीक। तो समझ में आया आप लोग को? सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल में जैसे लड़की नाच रही है, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल में लड़की नाच रही है, ठीक है। अगर इसका हम लोग इंग्लिश बनाते हैं तो इंग्लिश क्या होगा? द गर्ल इज डांसिंग, ठीक है। लड़की नाच रही है, इसका क्या होता है? द गर्ल इज डांसिंग, ठीक। अब देखिए ये एक तो कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट एक प्रीडिकेट। अब लड़की नाच रही है, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ क्या हो रहा है कि नाच रही है एक बात है, ठीक है। तो नाच रही है, कौन नाच रही है? तो लड़की नाच रही है यानी गर्ल। तो ये गर्ल जो है ये आपका एक सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? द गर्ल सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो होता है प्रीडिकेट। तो नाच कौन रही है? लड़की, ठीक है। लेकिन लड़की कर क्या रही है? वह नाच रही है। तो जो नाच रही है लड़की, जो यानी सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट जो कर रहा है काम, वो कहलाता है आपका प्रीडिकेट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। सब्जेक्ट उसे कहेंगे जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए, और प्रीडिकेट क्या कहते हैं? प्रीडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे प्रीडिकेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या क्या आता है? सब्जेक्ट के प्लेस पे जैसे आप लोग एग्जांपल देखें, यहाँ पर क्या है? एक सब्जेक्ट जो है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है? गर्ल। गर्ल क्या है? एक गर्ल जो है एक नाउन है, ठीक है। गर्ल, बॉय, ठीक है। पेन, पेंसिल, कॉपी, ठीक है। कैमरा, ये सारा क्या है? एक नाउन है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट के प्लेस में हमेशा क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। और देखिए चलिए सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है? नाउन। और आप लोग को पता है जहां भी अगर नाउन नहीं रहे तो नाउन के प्लेस पे क्या यूज होता है? नाउन के प्लेस पे यूज होता है प्रोनाउन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर द गर्ल इज डांसिंग है, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? सी इज डांसिंग भी लिख सकते हैं ना, सी इज डांसिंग। यानी आप इसी गर्ल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या किए आप? नाउन को हटाकर वहां एक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी आ सकता है, अगर नाउन नहीं रहा तो नाउन के प्लेस पे आप प्रोनाउन भी लगा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन भी आ सकता है, नाउन नहीं आया तो उस जरूरी है कि नाउन के बदले प्रोनाउन आएगा ही, ठीक है। चलिए फिर से एग्जाम्पल पे लौटते हैं। तो यहां देखिए द गर्ल इज डांसिंग, ठीक है। तो गर्ल एक सब्जेक्ट है, यानी गर्ल एक नाउन है, ठीक है। लेकिन नाउन से पहले आप देखिए, नाउन से पहले लगाया गया है द, ठीक है। द क्या है? एक द जो होता है एक डिटरमाइनर होता है, ठीक है। और डिटरमाइनर का काम क्या है? हाँ, तो डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर किसी भी नाउन को आगे उसको फिक्स करता है, ठीक है। डिटरमाइनर जहां भी आ जाए सेंटेंस में, समझ जाइए कि आगे कहीं ना कहीं नाउन को आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिटरमाइनर का काम ही है नाउन को
क्या करना, फिक्स करना। ठीक है, तो यहाँ जो डिटरमाइनर है, ये द जो है एक डिटरमाइनर का काम कर रहा है। द क्या कर रहा है, गर्ल एक नाउन को फिक्स कर रहा है। ठीक है, द लगाने का मतलब एक किसी खास गर्ल के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द आया एक डिटरमाइनर के तौर पे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ। तो हम लोग क्या देखें कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होते हैं, जिसके बारे में कहा जाए सेंटेंस में, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है। अगर किसी तरह नाउन नहीं रहा तो आपको पता है नाउन नहीं रहेगा तो कौन आएगा, प्रोनाउन आएगा। ठीक, और एग्जाम्पल से क्या पता चला कि नाउन के आगे क्या आता है, डिटरमाइनर। तो उसी तरह यहाँ लिख लीजिए, नाउन के पहले जो आएगा, जो कि नाउन को फिक्स कर देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटरमाइनर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ एग्जाम्पल है द गर्ल इज डांसिंग। ठीक, तो यहाँ द गर्ल के बीच आप लिख सकते हैं द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। ठीक है, अब देखिए द ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, तो द एक डिटरमाइनर है, गर्ल नाउन है और इज डांसिंग एक वर्ब है। ठीक है, अब देखिए डिटरमाइनर और नाउन के बीच एक नया वर्ड आया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और द क्या करता है, नाउन को फिक्स करता है। तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करे उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसी प्रकार तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर एरो दे के लिख लीजिए आप लोग, जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे कहेंगे हम लोग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब अगर यहाँ हम लोग इसके बीच और भी एक वर्ड जोड़ दें, अब जोड़ दें हम लोग द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग। ठीक है, अब देखिए वेरी आ जाएगा बीच में अगर हम लोग वेरी लगा दें, द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, अब क्या होगा, एक तो नाउन क्या है यहाँ, गर्ल को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, गर्ल की सुंदरता को बताया जा रहा है, यानी विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव मतलब विशेषता होता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब अगर ये वेरी आया, ये वेरी क्या कर रहा है, ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये वेरी जो कहलाएगा वो कहलाएगा एडवर्ब। ठीक है, तो समझ में आया आप लोग को। तो द क्या है, द जो होता है वो नाउन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, और द और ये डिटरमाइनर और नाउन के बीच आपका एडजेक्टिव भी आ सकता है या फिर एडवर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ वेरी क्या हुआ, एडवर्ब, और ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। ठीक, तो देखिए, तो नाउन को जो मॉडिफाई करे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट जो सेंटेंस का होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए द गर्ल इज डांसिंग। ठीक है, यहाँ पे नाउन, सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा जा रहा है, गर्ल के बारे में, तो गर्ल हो गया सब्जेक्ट। जो गर्ल के बारे में जो कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो गर्ल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो डांस कर रही है, तो जो डांस कर रही है वो हो गया प्रेडिकेट, यानी 20 से अगर बांट दिया जाए तो द गर्ल हो गया सब्जेक्ट और इज डांसिंग हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के प्लेस पे क्या चीज आ रहा है आप ये बताइए। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था, अब प्रेडिकेट के प्लेस पे क्या आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है। तो यहाँ पर उसी प्रकार सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब आता है। ठीक है, अब देखिए जिस तरह नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता था, एडजेक्टिव आता था, उसी तरह वर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए कुछ आता है। ठीक है, यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम लोग कहते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए नाउन में एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता था उसे एडवर्ब कहते थे। ठीक, तो यहाँ अगर प्रेडिकेट में किसी एडवर्ब को और मॉडिफाई करे तो उसे भी हम लोग एडवर्ब भी कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से कुछ समझ जाते हैं। देखिए सबसे पहले मोहन इज रोमिंग। ठीक है, रोमिंग मतलब इधर उधर टहलना घूमना। ठीक है, तो मोहन टहल रहा है या घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अगर हम लोग दे दे बांटने के लिए तो आप बांट लीजिएगा। किस तरह बांटिएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
नाउन या फिर सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे ही नाउन आता है, ठीक। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। तो यहाँ देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट, जो बच जाए वो हो गया आपका प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आता है, नाउन, तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और प्रीडिकेट के प्लेस पे क्या आता है, वर्ब, ठीक है। योर मदर इज कुकिंग, ठीक है। देखिए योर यहाँ पे कैपिटल वाई से स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। योर मदर इज कुकिंग, ठीक है, तुम्हारी माँ खाना पका रही है या खाना बना रही है, ठीक है। यहाँ देखिए तो कौन बना रही है, मदर, तो मदर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है ये पूरा, ठीक है। और मदर क्या करी, खाना बना रही है, तो मदर के बारे में जो कुछ कहा जाए यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो प्रीडिकेट कहलाता है। तो देखिए नाउन के प्लेस पे क्या आता है हमेशा, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमेशा क्या आता है, नाउन, ठीक है। और प्रीडिकेट के प्लेस पे हमेशा क्या आता है, वर्ब। अब देखिए नाउन से पहले आया है योर, तो योर क्या कर रहा है, मम्मी को दर्शाया जा रहा है, मदर को, ठीक है। तो यानी जो नाउन को फिक्स करता है उसे क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। तो यानी योर यहाँ पर डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए माय ब्रदर इज डांसिंग, ठीक, तो कौन, तो ब्रदर, तो ब्रदर डांस कर रहा है यानी वो सब्जेक्ट हो गया। और ब्रदर के बारे में जो बात किया जा रहा है, डांसिंग कर रहा है, तो वो हो गया प्रीडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है तो नाउन है, और यहाँ पे प्रीडिकेट के प्लेस पे वर्ब आता है तो वर्ब आ गया, ठीक है। अब देखिए नाउन से पहले क्या है, माय आया है, माय यानी आप किसी को फिक्स कर रहे हैं कि मेरा भाई, तो यहाँ पर जो माय है वो क्या है, ब्रदर को फिक्स किया जा रहा है यानी नाउन को फिक्स कर रहा है, और नाउन को फिक्स करने वाले वर्ड को हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग, इसी तरह कर देना आइडेंटिफाई सबको, ठीक है। खुद से लिख के आइडेंटिफाई कीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम लोग यहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जान गए, ठीक है। इतना जो हम लोग पढ़े यहाँ, तो यहीं पर हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चल गया, ठीक। तो क्या पता चला, सबसे पहले तो हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखें, जिससे हम लोग को दो पार्ट बटा, एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। सब्जेक्ट प्रीडिकेट में ही हम लोग को क्या क्या चीज आता है वो सारा बात पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, ठीक है। तो इंग्लिश में देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पहले जो होता था इंग्लिश में टोटल 8 पार्ट ही दिया जाता था, अभी भी बहुत सारे किताब में या बुक्स में अभी भी 8 डिटरमाइनर या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया जाता है, बल्कि अब जबकि 9 होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल अभी 9 होते हैं, ठीक। आपको गिनती करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले नाउन, ठीक है, ये हो गया आपका 1, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया 2, 3 है, ठीक है 2। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव 3 हो गया, एडवर्ब 4 हो गया, ठीक है, और वर्ब 5, ठीक है, डिटरमाइनर 6, ठीक। अब देखिए जो बच गए हैं और 3 वो क्या क्या होते हैं, एक 7th आपका हो जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। देन 8 आपका हो जाएगा कंजक्शन, ठीक है। देन 9 लास्ट इंटरजेक्शन, ठीक है। तो देखिए बाकी का 6th आप लोग पहले समझ गए कि क्या होता है। नाउन क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाए उसे नाउन कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के प्लेस पे जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव क्या आता है, क्या होता है, जो सेंटेंस में नाउन के पहले आकर नाउन को मॉडिफाई करे उसे एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसे हम लोग एडवर्ब कहेंगे, ठीक है। उसी तरह डिटरमाइनर क्या होता है, तो डिटरमाइनर नाउन के पहले आकर नाउन को फिक्स करता है उसे हम लोग डिटरमाइनर कहते हैं, ठीक है। और एक वर्ब रह गया, ठीक है। वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जो कुछ भी कहा जाए वह वर्ब कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो यहां से आप लोग 6 समझ गए, बाकी का 3 हम लोग आगे समझते हैं, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, देन लास्ट इंटरजेक्शन। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे प्रीपोजिशन, ठीक। प्रीपोजिशन को देखिए इसका वर्ड में ही छिपा है प्रीपोजिशन। प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थान, ठीक है। यानी कि नाउन से पहले आकर नाउन को एक स्थान दिलाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रीपोजिशन।
तो प्रीपोजिशन जहां भी आए उसके आगे हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन जब भी आए उसके आगे नाउन को आना ही होगा, ठीक है। तो देखिए प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। समझने के लिए इसको एक नया वर्ड दे दिया गया है, रेस्ट, ठीक है। ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये खुद से बनाया गया है, रेस्ट, ठीक है। यानी रेस्ट किसको कहेंगे, जब प्रीपोजिशन के बाद नाउन आए, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आ रहा है तभी उसे रेस्ट कहेंगे। सिर्फ नाउन रहे तो उसे हम लोग रेस्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ बॉय रहे तो वो क्या रेस्ट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। अगर टू बॉय रहे, ठीक है, या बाय बॉय रहे, ठीक है, तो तब देखिए टू बाय ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद बॉय नाउन आ रहा है तब आप उसे रेस्ट कह सकते हैं। ये बस समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन का काम क्या है। प्रीपोजिशन का काम क्या है, सेंटेंस में प्रीपोजिशन आने के बाद नाउन को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस आपका छोटा है, अगर आप उसमें प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो उसके बाद आपको नाउन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सेंटेंस अब और बड़ा हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस को और बेहतर ढंग से दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे तो उसके बाद और नाउन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इससे सेंटेंस लंबा जाएगा तो और क्लियर आपको समझ में आएगा सारा चीज। तो इसलिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जिस तरह सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ, राम इज गोइंग, ठीक है, राम जा रहा है, ठीक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ की कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक। अब देखिए किस तरह हम लोग प्रीपोजिशन लगाकर सेंटेंस को डेकोरेट कर सकते हैं और उसके लेंथ को भी बढ़ा सकते हैं। देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल, पहला सेंटेंस गोइंग तक था। अब यहाँ क्या किए हम लोग, टू एक लगा दिए। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। अगर हम लोग प्रीपोजिशन लगाए हैं तो आगे नाउन आएगा ही। तो टू के बाद ले लिए नाउन स्कूल, तो राम इज गोइंग टू स्कूल। अब क्या हो रहा है, पहले था राम इज गोइंग, यहाँ तो राम जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसका आपको क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, राम इज गोइंग टू स्कूल। अब आपको और थोड़ा क्लियर हो गया, राम इज गोइंग टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ, सेंटेंस को थोड़ा डेकोरेट किया गया। टू लगाने से सेंटेंस को क्या हुआ, और थोड़ा डेकोरेट मिल गया, ठीक है। तो यहाँ टू हो गया प्रीपोजिशन, स्कूल हो गया आपका नाउन। तो टू प्लस यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन को ही हम लोग रेस्ट कह देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो आप एक सेंटेंस में चाहे जितनी बार आप प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं, और अगर आप प्रीपोजिशन लगा रहे हैं तो आपको उसके आगे नाउन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम और प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं अगर, तो राम इज गोइंग टू स्कूल बाय बस, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, एक और प्रीपोजिशन ले लिए बाय, तो प्रीपोजिशन लिए तो आगे नाउन लेना पड़ेगा, तो नाउन ले लिए हैं बस, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, और भी सेंटेंस में क्लियरनेस आ रहा है, ठीक, और सेंटेंस आपका और डेकोरेट भी होते जा रहा है, ठीक है। तो राम इज गोइंग टू स्कूल बाय बस, ठीक। आई होप समझ में आ गया हो। तो प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन खुद में एक बहुत लेंदी चैप्टर होता है जिसको हम लोग आगे कैप्चर करेंगे, ठीक है। उसमें हम आपको पूरा डिटेल में इसको समझाएंगे, प्रीपोजिशन क्या होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। प्रीपोजिशन में अधिकतर फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, ठीक है, जिसको आपको रटना ही पड़ता है, ठीक। और जो समझने वाला प्रीपोजिशन है तो वो आपको समझाया जाएगा। चलिए तो कुछ समझ लीजिए प्रीपोजिशन में, जैसे टू आ गया, ठीक है, ऑफ आ गया, बाय होता है, विथ होता है, फ्रॉम होता है, ठीक है, etc, ये सब प्रीपोजिशन में आते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को हम लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग वर्ड्स, ठीक है। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कंजक्शन। तो कंजक्शन क्या होता है कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है, या फिर दो कंजक्शन के बाद हमेशा एक क्लाउज आता है। पिछले इसमें बता चुके हैं आपको कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउज कब बोलेंगे, जब एक सब्जेक्ट, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, तभी उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या बोलते हैं, वर्ड्स। ग्रुप ऑफ लेटर मेक्स वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स फ्रेज, ठीक है। अगर कंप्लीट सेंस नहीं दे ग्रुप ऑफ वर्ड तो उसे फ्रेज कहते हैं, ठीक। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ जाए तो ही उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज। और अगर ग्रुप ऑफ वर्ड में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा दिया जाता है, तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो क्लाउज समझ में आया क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब होना कंपलसरी हो, तो उसी को हम लोग क्लाउज कहेंगे, ठीक। तो कंजक्शन देखिए कब आता है,
कंजक्शन आने के लिए उसके आगे और उसके पीछे एक एक क्लाउज होना ही पड़ेगा, ठीक है, या दोनों क्लाउज उसके आगे हो या एक आगे एक पीछे हो, ठीक है। तो क्लाउज क्या होगा, एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसी तरह क्लाउज क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है यहाँ, तो दोनों के बीच क्या आया, कंजक्शन आता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। मोहन इज रीडिंग बट श्याम इज प्लेइंग, ठीक है। मोहन खेल रहा है, मतलब मोहन पढ़ रहा है लेकिन श्याम खेल रहा है। तो यहां देखिए मोहन क्या है, सब्जेक्ट, इज रीडिंग वर्ब है एक, यहाँ पे देखिए श्याम क्या है, एक सब्जेक्ट, और इज प्लेइंग क्या है, वर्ब। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं, ठीक। फिर इधर देखिए यहाँ भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, इसे भी क्या कहेंगे, क्लाउज कहेंगे। अब देखिए दो क्लाउज मिल गया, दो क्लाउज को जब जोड़ता है कोई भी वर्ड उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो यहाँ पर बट जो है एक क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि दो क्लाउज को जो कनेक्ट करता है उसे ही हम लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए बट भी आ सकता है, एंड आ सकता है, etc, ये सब क्या है, कंजक्शन है। तो सिंपली आपको यही समझना है, कंजक्शन क्या करता है, सेंटेंस में दो क्लाउज को कनेक्ट करता है या जोड़ता है, ठीक है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। चलिए लास्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन भी वर्ड्स आता है इसमें जो सडन फीलिंग्स को शो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आप लोग सांप देखते हैं तो अचानक बोलते हैं बाप रे, ठीक है, हुर्रे, मैच जीते तो हुर्रे, ठीक है, वाओ, ये सब वर्ड क्या होता है, एक सडन फीलिंग होता है, यही सबको इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओह, ठीक है, हुर्रे, वो, उप्स, वेल डन, एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब क्या है, एक आपका इंटरजेक्शन वर्ड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, ठीक है। आप कोई रास्ते में कार देख लिए जो बहुत सुंदर है तो आपके मुंह से अचानक निकलता है वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको प्रीपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिक लेक्चर था जिसमें आपको पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दिया गया है, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है, टोटल 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। सबसे पहले नाउन, देन प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, उसके बाद डिटरमाइनर, देन प्रीपोजिशन, देन कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया हो।